हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि वो एक सिविल जज की वैकेंसी है। और सिविल जज की वैकेंसी है यानी कि जूनियर डिवीजन, जो हम लॉ करने के बाद डायरेक्ट एग्जाम देते हैं, उसकी वैकेंसी है। और उससे नेचर भी आपको पता चल गया होगा कि परमानेंट बेसिस की जॉब है, फ्रेशर्स कैन अप्लाई। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड किसी भी तरीके से हैं, रिलेटेड हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट लेवल ने निकाली हो या फिर सेंट्रल लेवल ने निकाली हो, उन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर कोई भी जो भी नोटिफिकेशन आ रही है वो आपसे मिस ना हो। तो आइए बात करते हैं कि कर्नाटका ने सिविल जज की जो भी वैकेंसीज निकाली हैं, तो वो कितने नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी, क्या क्या इसकी इंफॉर्मेशन है। तो सिविल जज की कर्नाटका ने 158 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली, यानी कि 158 बहुत अच्छी पोस्ट होती है। और इसमें 158 पोस्ट पर सिविल जज की वैकेंसीज निकाली गई हैं इन कर्नाटका जुडिशियल सर्विसेज। अब उसके बाद हम अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो इसमें जो आपका रिक्वायरमेंट होगा, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, मतलब ये नहीं है कि आपको उसमें एग्जाम नहीं है, इसमें प्री मेंस इंटरव्यू आपका क्राइटेरिया है। वो हम वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करेंगे उनके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की। तो लॉ की डिग्री 3 ईयर वाली भी हो सकती है, 5 ईयर वाली भी हो सकती है, BLLB की डिग्री। और आप एक एडवोकेट यानी कि बार काउंसिल के अंडर में एडवोकेट, एज ए एडवोकेट एनरोल होने चाहिए। तो इसमें आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन भी बार काउंसिल के अंडर में होना चाहिए। अब उसके बाद इसमें आपके एज क्राइटेरिया की बात करें, तो जो भी पर्सन इसमें SC ST कास्ट से और अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, उनकी 40 ईयर्स एज है। और 38 ईयर्स एज ऑफ इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एनी कैटेगरी, जो नीचे अभी इसमें जो फर्दर आप देख लीजिएगा, 35 ईयर्स एज इन द केस ऑफ एनी अदर कैंडिडेट्स। तो द मैक्सिमम एज रिलैक्स्ड बाय 3 ईयर्स इन केस ऑफ एक्स सर्विस कैंडिडेट्स। तो इसमें इन्होंने शॉर्ट में अगर मैं इन सारी चीजों को क्लियर करूं, तो जो भी पर्सन जनरल से इसमें बिलोंग करते हैं, उन लोगों की एज, मतलब जनरल या फिर दूसरे स्टेट से, तो उनकी एज 35 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उनकी एज लिमिट 35 साल है। और 5 साल एज रिलैक्सेशन SC ST वालों को जो भी उन्हें मिलता है वो है। और बाकी आगे आपका इसमें एज रिलैक्सेशन आपके जो भी एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो यही थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड और आपके एज क्राइटेरिया से रिलेटेड। तो ये इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज इसमें ये रही, तो आप इसमें देख लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। तो इसमें आपका जो एग्जाम होगा, पहले प्री एलिमिनरी यानी कि प्री का एग्जाम होगा, देन आपका मेंस का इसमें एग्जाम होगा, देन वाइवा वॉज यानी कि इसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। अब हम प्री का सब कुछ देख लेते हैं, डिटेल्स क्या रहने वाला है। तो जो प्री का एग्जामिनेशन होगा, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें आपका पेपर होगा। और इसमें आपका 100 नंबर का इसमें आपका पेपर होगा। और इसका सिलेबस ये है। तो इसमें जो आपका पार्ट ए में जो आपका सिलेबस है वो है CPC, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, SRA, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कर्नाटका रेंट एक्ट। फिर पार्ट बी में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों आएंगे, एंड लिखा है और नहीं लिखा है। फिर इंडियन पीनल कोड और भारतीय न्याय संहिता दोनों आएंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों आएंगे। पार्ट सी में आपका जनरल नॉलेज, टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी पूछा जाएगा। अब मेंस का जो एग्जामिनेशन है उसका पेपर आपका कैसे होगा। तो 4 पार्ट में आपका इसमें पेपर होगा, 3 पार्ट में, सॉरी, 3 पार्ट में आपका इसमें पेपर होगा। तो इसमें जो तीनों पार्ट हैं पेपर के, वो टोटल 100 मार्क्स कंसिस्ट करेंगे, मतलब तीनों ही 100 100 मार्क्स के होंगे। रिटर्न आपका एग्जामिनेशन होगा।
यस, 4 पार्ट में आपका पेपर, इसमें आपका 4 पार्ट में पेपर होगा, 3 पार्ट में नहीं होगा। मैं ये ऊपर का नहीं देख पाई। ट्रांसलेशन, सबसे पहले आपका पेपर ट्रांसलेशन का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे आपके। और इसमें आपको ट्रांसलेशन पेपर एंड द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट पैसेज इनटू इन इंग्लिश इनटू कन्नड़ एंड कन्नड़ इनटू इंग्लिश। तो अब मैं इस बात को यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि इसमें आपका लैंग्वेज बैरियर है पेपर में, लेकिन इन्होंने एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं बोली है, मैंडेटरी नहीं बोला है कि आपके 10th 12th में या फिर आपके पास ऐसा सब्जेक्ट कन्नड़ होना चाहिए। लेकिन अगर आपको कन्नड़ लैंग्वेज आती है और आप इंग्लिश से कन्नड़ में लिख सकते हैं, कन्नड़ से इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो आप आराम से इस पेपर को दे सकते हैं। इसमें आपका कोई सर्टिफिकेट या प्रूफ नहीं मांगा गया है। तो अगर आपको कन्नड़ आ रही है तो आप इस पेपर को दे सकते हो। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना कि हमें कोई सर्टिफिकेट देना है, मतलब अपने उससे रिलेटेड कि हाँ हमें कन्नड़ आती है, बट ऐसा नहीं है। फिर आपका इसमें जो दूसरा पेपर होगा वो लॉ का पेपर फर्स्ट होगा, मतलब पहला पेपर ट्रांसलेशन का होगा। जो दूसरा पेपर है वो लॉ पेपर 1 है और मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, जिसमें आपका सीपीसी पूछा जाएगा, सीआरपीसी और बीएनएसएस पूछा जाएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों पूछा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये दोनों आपके पूछे जाएंगे। फिर तीसरा पेपर लॉ पेपर सेकंड होगा, जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे और उसमें आपको फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट्स इन सिविल केसेस। फिर लॉ पेपर थर्ड होगा और ये एज अ सीरीज में पेपर आपका फोर्थ होगा और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होंगे, जिसमें आपको फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट्स इन क्रिमिनल केसेस, पहले में सिविल केस, दूसरे में क्रिमिनल केस। तो ये आपका पेपर का सिलेबस है मेंस और प्री का। तो प्री में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया था, तो मैं अभी इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं हूँ कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं किया गया है मेंशन। अब मैं आगे वाइवा वो उसकी बात करूं तो मैक्सिमम मार्क्स, मतलब आपका जो वाइवा होगा वो 100 नंबर का होगा और इसमें लिखा है द कैंडिडेट जनरल नॉलेज ग्रास्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड सुटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज सिविल जज शैल बी टेस्टेड। तो ये आपका टेस्ट किया जाएगा। फिर इसमें आपका एक टेस्ट और कंडक्ट करवाया जाएगा, कंप्यूटर टेस्ट, जो आपका 25 मार्क्स का इसमें कैरी करेगा और कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड फॉर असर्टेनिंग द सुटेबिलिटी एंड कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कैंडिडेट एंड विल नॉट बी एग्रीगेटेड टू द टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन्ड इन रिटर्न एंड वाइवा। तो मतलब ये आपका एक टेस्ट टाइप का होगा, या ये आपके रिटर्न एग्जामिनेशन और वाइवा का अगर कोई भी मार्क्स है उसे नहीं बढ़ाएगा, बस आपका एक छोटा सा ये टेस्ट होगा। इसमें लिखा है रिगार्डिंग बी एंड सी सच कैंडिडेट्स हु आर डिजायर टू आंसर इन करना कन्नड़ा। मतलब इसमें मैं बता दूं, अगर आपका इंटरव्यू है और अगर आप मेंस का पेपर लिख रहे हो तो आप कन्नड़ में भी लिख सकते हो और दूसरा मोड आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो। तो इसमें हिंदी स्पीकिंग वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, तो सबसे पहले ये चीज यहाँ पे बैरियर बनती है। लेकिन अगर आपको कन्नड़ आती है तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद इसमें मैं आपको क्वालिफिकेशन बता दूं, अगर प्री का पेपर आप दे रहे हो और प्री में आपके एज ए जनरल कैंडिडेट 60 नंबर है, 100 में से 60 नंबर, परसेंट नहीं लिखा है, 60 नंबर है 100 में से, और SC ST और PWBD होके आपके 50 नंबर हैं, तो आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे। और अगर आपके मेंस में अ, आप SC ST PWBD कैंडिडेट हो तो आपके 40 होने चाहिए और जनरल से हो तो 50 होने चाहिए 100 में से। फिर आपका जो वाइवा होगा उसमें आपके वाइवा में SC ST PWBD वालों के 40 नंबर होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए और 50 नंबर आपके अदर कैटेगरीज। अदर कैटेगरी में जनरल होगा और जनरल वो लोग भी होते हैं जो दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं, तो वो लोग इसमें जनरल कंसिडर किए जाएंगे। तो ये है आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। फिर उसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि जो भी पर्सन, मतलब जो भी इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो आपके मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पर देखा जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। फिर आपका प्रोवेशन, वही ट्रेनिंग वगैरह एज अ सिविल जज जो आपका होता है वो आपका इसमें कंडक्ट करवाया जाएगा। अब उसके बाद इसमें आपका फी थोड़ा अलग अलग तरीके से दे रखी है। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल मेरिट और कैटेगरी वगैरह की, उसमें जो भी आपकी मतलब जो एप्लीकेशन फी होगी वो 1000 रुपीज होगी और SC ST और PWBD वालों के लिए 500 रुपीज इसमें प्री की एग्जामिनेशन फी है। फिर मेंस की आपको इसमें अलग से देनी है। तो जो भी कैंडिडेट जनरल से हैं उन लोगों के लिए 1500 है और जो कैटेगरी से हैं वो 750 रुपए इसमें देंगे। तो प्री और मेंस की आपके इसमें अलग अलग एग्जामिनेशन फी रहने वाली है। तो ये थी एग्जामिनेशन फी से रिलेटेड सारी बात। और फिर आगे इसमें फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर आपके काम की है तो आप उसे PDF में
डिटेल से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लास्ट डेट डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है। तो आपका जो इसमें नोटिफिकेशन आया है ये 10 फरवरी यानी कि कल ही ये नोटिफिकेशन आया है, और इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 12 मार्च यानी कि 12 मार्च 2025, 12 मार्च 2025 रहने वाली है। तो यही थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्वेरी पूछ सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, आप इसमें अप्लाई जरूर करिएगा अगर आपको कन्नड़ आती है। इसमें कोई भी आपका मैंडेटरी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।